नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर से। पीएम मोदी आज देश के युवा वर्ग को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेला मुहिम के तहत 70,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में 44 जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे पीएम इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर से चयनित नए उम्मीदवार राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और रक्षा मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के रूप में काम करेगा। मेला युवाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में भागीदारी करने का भी अवसर देगा। तो आज बड़ा दिन युवाओं के लिए केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। पीएमओ ने कहा कि देश भर से चुने गए युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। ये युवा राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, साथ ही गृह मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। तो आज बड़ा दिन युवाओं के लिए। बयान में कहा गया है कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। इससे अधिक रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए प्रेरक भूमिका निभाने की उम्मीद भी की जा रही है। तो आज युवाओं के लिए बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 70,000 से ज्यादा युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान में जानकारी दी थी। कहा था कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 44 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं को। आज बड़ा दिन युवाओं के लिए। देश भर में आज पीएम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 44 स्थानों पर यह पीएम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 70,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसकी जानकारी पीएम कार्यालय ने दी। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं। पीएमओ ने कहा कि देश भर से चुने गए युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। ये युवा कई मंत्रालय और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अवनिंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि अवनिंद्र, आज बड़ा दिन है युवाओं के लिए और प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। किन किन विभागों में युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे? जी बिल्कुल पूनम, देखिए आज ये एक बड़ा दिन है और युवाओं के लिए एक खुशी का दिन है। आपको बता दें जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे और जिसमें तमाम जो विभागों की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, डाक विभाग हो गया, तमाम ऐसे विभाग होंगे जिनमें 70,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। और बल्कि प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के जो होंगे उसमें भी भर्ती की जाएगी। तमाम तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनकी एक अलग ही पहल रहती है और बल्कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम रहता है। तो इसमें आज जो कहा जाए नियुक्ति पत्र को लेकर जो देश के युवा हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और 70,000 लोगों की एक साथ यानी नियुक्ति पत्र देना तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। पूनम बिल्कुल अवनिंद्र, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस रोजगार मेले को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उसको लेकर तैयारियां जो हैं सभी 44 जगह पर जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और 44 जगह अगर तैयारियों की बात करते हैं तो वहाँ के जो जिला अधिकारी होते हैं और तमाम जो प्रदेश के मंत्री होते हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है
तैयारी पूरी कर ली गई, उसके द्वारा संबोधन करेंगे और 17,000 लोगों का जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे तमाम प्रदेशों के अलग अलग। और ये 10:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर देंगे वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो कहीं कहीं जो अधिकारी हैं उनका जो है कहा जाए तैयारियां हैं, तो तैयारियां पूरी नजर होती आ रही हैं। पुनः बिल्कुल अमरेंद्र, एक बेरोजगारी जो है बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, और आज इससे लेकर जो सरकार है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक अच्छा कदम है सरकार की ओर से। अमरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार बेरोजगारी को लेकर कहीं कहीं हमलावर होता नजर आता है। लेकिन अगर बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी देश के लिए एक पहल अलग ही पहचान है, और बल्कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपने सुना। और नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जो है उनका नाम आता है। तो कहीं कहीं आज जो उनकी पहल है 70,000 युवाओं के लिए, और उन्होंने शुरू से ही युवाओं के लिए तमाम ऐसी योजनाएं तमाम ऐसी योजना लेकर आए युवाओं का जिससे हित हो सके। तो तमाम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका युवाओं की तरफ कहा जाए रुझान रहता है और युवाओं के हित की बात करते आए हैं। तो कहीं कहीं आज जिस तरीके से 70,000 युवाओं की नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम है। और तमाम ऐसे और भी अधिकारी हैं उनको भी कहीं कहीं यहाँ से सीख मिलेगी किस तरीके से जो प्रदेश में पद खाली होते हैं तो उन पर किस तरीके से नियुक्ति की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल अवनेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये टारगेट है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है। अवनेंद्र बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अच्छी पहल है और युवाओं के लिए आज ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जिस तरीके से 70,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, और बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं तमाम जो हमारे देश के 28 प्रदेश हैं उन 28 प्रदेशों में सभी प्रदेशों के युवा होंगे, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके युवा होंगे। तो कहीं कहीं जो और भी युवा हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के प्रधानमंत्री को सुनेंगे, और जो लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे कहा जाए उनके गार्जियन भी कहीं कहीं उनमें भी खुशी का माहौल होगा। तमाम लोग जो होंगे वो आज खुश नजर आएंगे, और कहा जाए 70,000 लोगों को जिस तरीके से मिलेगा तो 70,000 घरों को आज से रोजगार मिल जाएगा। तो कहीं कहीं ये बहुत बड़ी पहल होगी। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार रोजगार देने की बात करते आ रहे हैं तो और युवाओं के हित की बात करते आ रहे हैं, तो कहीं कहीं ये बहुत बड़ी पहल है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अमरेंद्र, देश भर के 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से वो स्थान है जहाँ रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जहां पर बात की जाए मुख्यमंत्री, और तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है लेकिन वहां पर भी नियुक्ति किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश हो गया, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सभी जगह 44 जगह जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो तमाम युवा जो है आज से उन्हें रोजगार मिल जाएगा। पुनः बिल्कुल ये भागीदारी जो है राष्ट्र के विकास में भी नजर आ रही है। अवनेंद्र, सरकार की ओर से जो ये पहल की जा रही है वो बेहद ही मतलब तारीफ काबिल है, क्योंकि रोजगार है वो युवकों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भारत देश है वो बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और ऐसे में युवा भी इस देश में युवा भी बहुत ज्यादा है। इस नजरिए से अगर देखा जाए तो लगातार जो ये कदम है सरकार की ओर से वो एक अच्छी पहल है। अवनेंद्र जी बिल्कुल, सरकार की कहा जाए तो एक अच्छी पहल बिल्कुल है, और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो कहीं कहीं वो बहुत सराहनीय। जी जी बिल्कुल, और भी युवाओं को रोजगार देंगे और भी युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। तो तमाम ऐसे जो पद हैं खाली पड़े हैं वहां पर सभी युवाओं को कहा जाए रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से जो है बात कही गई है, और लगातार तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के उन्होंने बात की जाए मुख्यमंत्रियों को भी आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ जो पद खाली है उनका। जी बिल्कुल अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और माता श्रृंगार गौरी विवाद मामले में वाराणसी जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर मोहर लगा दी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने शुक्रवार को ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर से विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई थी। फैसले के संबंध में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की इजाजत देते हुए 4 अगस्त तक रिपोर्ट मंगवाई है। वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में मामले पर आगे की सुनवाई होगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर शुक्रवार का दिन काफी अहम माना जा रहा था। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। के बीच में जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे को? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट हो। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी। बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे, अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। देखिए, परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट। तो वहीं ज्ञानवापी पर कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एएसआई ने ही राम जन्मभूमि को खुदाई कर प्रमाणित किया था कि वहां मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए दिया गया है, वहां भी ऐसा ही होगा। सर्वे करने का आदेश देने के लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। सर्वे से मंदिर का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। जो यह ने ही राम जन्मभूमि के खुदाई करके और प्रमाणित किया था कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी, उसी प्रकार से उसी ईसाई को यहाँ दिया गया है जो यह सर्वे करने के लिए, वह भी निश्चित उस रूप में होगा। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है जिस पर लोग आपत्ति करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा और कोर्ट को आदेश देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये निश्चित है कि वह मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनी, जो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। आधे भाग आज भी मंदिर के भग्नावशेष दिखाई देते हैं और आधे में मस्जिद बनाई दिखाई देती है। वहाँ स्वयं नंदी विराजमान है। तो तमाम साक्ष्य है और साक्ष्य को और प्रमाणित करने के लिए वो निश्चित है कि। तो वहीं ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बहुत इंतजार के बाद ये फैसला आया है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। पूरे प्रकरण में ये एक निर्णायक फैसला है। जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर न्यायालय ने फैसला दिया था, वैसा ही फैसला सर्वे के बाद भी आएगा। जो लोग जानते हैं कि सर्वे के बाद फैसला बाबा विश्वनाथ के भक्तों के पक्ष में आएगा, वो इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने एएसआई के सर्वे की जुगाड़ के बाद इस तरह का फैसला आया है और मैं समझता हूं कि आज की तारीख एक बड़ी तारीख है, बड़ा निर्णय है और माननीय न्यायालय के फैसले का हम सब लोग आदर करते हैं। जिस तरह से माननीय न्यायालय ने जनभावनाओं का आदर करते हुए और इतने सदियों पुरानी जो मांग थी उसको स्वीकार किया है और स्वीकार करते उन्होंने एएसआई के सर्वे की जो इजाजत दी है, ये इस पूरे प्रकरण के लिए ये निर्णायक फैसला मैं इसको मानता हूं। और जिस तरह से भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भारत की न्यायपालिका ने अपना फैसला दिया और दुनिया देखती रह गई, भारत की न्याय प्रणाली की सराहना पूरी दुनिया के अंदर हुई। मैं समझता हूं कि उसी तरीके का आधार इस सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी उसी तरह का आधार तैयार होने जा रहा है। नहीं, वो माननीय न्यायालय के ही आदेश पर जो सील वाला इलाका है उसको छोड़कर बाकी पूरे परिसर का सर्वे करने का इजाजत दिया है। बहुत बड़ी बात है ये। अब उसका जो सर्वे होगा, उसका जो परिणाम आएंगे, तो जो सदियों से हिंदू समाज कहता आया है, भगवान विश्वनाथ के कोई आराधना करने वाले लोग,
बाबा विश्वनाथ में श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग जो कहते आए हैं, आप देखिएगा वो सच प्रमाणित। इसका विरोध कर रहे हैं पूरे जो कोर्ट जो अपनी एक तरीके से कार्रवाई कर रही है, उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, और विशेष तौर पे सर्वे का विरोध आपने देखा होगा। तो जिनको सच्चाई पता है कि सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी और फिर माननीय न्यायालय का फैसला बाबा विश्वनाथ के भक्तों के पक्ष में आएगा। जो लोग ये चीज जानते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित तौर पर बेहद गंभीर और स्थिति को समझते हुए खुद पीएम ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पीएम ने कहा कि घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम मणिपुर पर संसद में चर्चा चाहते हैं। मैंने ये सर्वदलीय बैठक में कहा था, मैं इसे संसद में दोहराता हूं कि हम मणिपुर पर सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो बेवजह यहां एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा ही ना हो सके। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं कि विपक्ष मणिपुर पर उतना गंभीर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। मॉनसून सत्र में सदन नहीं चल पा रहा है, कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित कर दी है। इस बीच हमारे संवाददाता ओमशील ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से खास बातचीत की, सुनी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यासीन मलिक की 11 वर्षीय बेटी रजिया सुल्तान ने जहर उगला है। मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर राज्य की संसद से भारत के पीएम मोदी को एक संदेश भेजा है। संदेश में गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर मेरे पिता को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है तो मैं पीएम को दोषी ठहराऊंगी। सीमा हैदर और सचिन की शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेपाल के मंदिर में 7 फेरे लिए थे। नेपाल हिंदुस्तान पहुंची सीमा हैदर ने रबुपुरा के युवक सचिन मीणा से बाकायदा रीति रिवाज के साथ शादी की थी। इन दोनों की शादी के फोटो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए। आज ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। यूपी एटीएस को भी पूछताछ के दौरान ये तस्वीरें सीमा और सचिन ने दी थी। यही तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर पुलिस को भी दी गई। दरअसल पाकिस्तान से कथित तौर पर प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर लगातार जांच चल रही है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी और ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के युवक के साथ रहने लगी थी। मामले का खुलासा होने के बाद यूपी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार कई घंटों तक पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा ने तमाम सवालों के जवाब दिए, जिनमें ये भी बताया कि सीमा और सचिन ने नेपाल में एक ही मंदिर में शादी कर ली थी। फोटो में देखा जा रहा है कि सीमा दुल्हन बनी हुई है, वहीं दोनों के गले में वरमाला डली हुई है। इस तस्वीर में सीमा के 3 बच्चे भी उसके साथ नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि यह तस्वीर नेपाल में ही ली गई थी, जिसमें सीमा ने पुलिस के सामने रखा, जिसके जरिए उसने बताया कि सचिन के साथ उसकी शादी हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फैजान अंसारी को एनआईए ने आईएसआईएस से कनेक्शन होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले उसके झारखंड और उत्तर प्रदेश में किराए के घर की तलाशी की गई थी। तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक अंसारी ने आईएसआईएस की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए साथियों के साथ मिलकर साजिश रची, जिसका मुख्य मकसद भारत में हिंसक आतंकी हमले करना था। जांच एजेंसियों ने बताया कि फैजान अंसारी भारत में आईएसआईएस के कैडर बेस को मजबूत करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले युवाओं को
कट्टरपंथी बनाने के साथ ही उन्हें आतंकवादी एक्टिविटी करने के लिए उकसा रहा था। वो विदेश स्थित ISI संचालकों के संपर्क में था, जो उसे इस संगठन में नए लड़कों को कैसे शामिल किया जाए इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बघरा योग आश्रम के स्वामी यशवीर जी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। स्वामी यशवीर जी महाराज की मांग है कि जिले में 60 से 65 ऐसे होटल और ढाबे मौजूद हैं जिन्हें मुस्लिम चलाते हैं और उन पर हिंदू देवी देवताओं के नाम की बोर्ड या तस्वीर लगाई गई है। आज भूख हड़ताल के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर सबसे पहले पूजा पाठ कर 4 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बता दें कि अपनी बयानबाजी से हमेशा चर्चा में रहने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा से पहले मुस्लिमों को अपने होटल और ढाबों में लगे हिंदू देवी देवताओं को फोटो या नाम को उतार देने की नसीहत दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि वो इन होटलों के विरोध में मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक एक अभियान चलाएंगे। देखिए, जो होटल ढाबे मुस्लिम चलाते हैं और जिन पर देवी देवताओं का नाम, हिंदुओं के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, हमें वे बोर्ड हटवाने हैं और पुलिस प्रशासन से ही हटवाने। पुलिस प्रशासन का हमारा ये कहना है कि जिनके होटल ढाबे हैं उनके ही मुसलमानों के नाम उस पर लिखे जाए और हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कांवड़ के समय मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को माना और उनके सारे ढाबे होटल सील कर दिए थे, लेकिन वे अब भी खुल गए। भोजन तो हिंदू जब वहां को जाता है उसको भूख लगती है तो ये देख करके हमारे देवी देवताओं का बोर्ड लगा हुआ है, ये तो हमारे हिंदुओं का ही होगा तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन उस भोजन में उनका मुसलमानों के द्वारा थूकना भी हो सकता है, मूत्र भी हो सकता है, गऊ का मांस भी मिलाया जा सकता है, चर्बी का उसमें छोंक भी लगाया जा सकता है। और इस प्रकार यदि वे भोजन करेंगे तो हमारे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होगा। तो अपने हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट को बचाने के लिए आज हम भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक कि मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पहले की तरह उनके बोर्ड हटा नहीं देगा। तो वहीं आगरा के मेयर पर भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल भ्रष्टाचार से 238 करोड़ों की संपत्ति जुटाने के आरोप में हटवाए गए नगर निगम संविदा कर्मी राकेश बंसल को महापौर ने अपना OST ही बना लिया। इसके पीछे मेयर का तर्क भी लाजवाब है। मेयर ने पत्र में लिखा है कि मेयर कार्यालय में कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है। पत्र के सार्वजनिक होते ही सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पश्चिमपुरी निवासी राकेश बंसल ने 2008 में नगर निगम में संविदा पर 5,000 रुपये प्रति महीने पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा शुरू की थी। तत्कालीन नगर आयुक्त श्याम सिंह यादव ने उसे PA बना दिया। आरोप है कि राकेश बंसल ने कुछ ही सालों में टेंडर पूल करने, संविदा पर कर्मचारी रखवाने, बिना काम कराए भुगतान कराकर कमीशन लेना शुरू कर दिया था। साल 2019 में अरुण प्रकाश नगर आयुक्त बने थे तो कमीशन का खेल बढ़ता गया, लेकिन निखिल टी फंड नगर आयुक्त बने तो कमीशन के मामले में राकेश की सेवा समाप्त कर दी गई। लेकिन अब महापौर ने राकेश को अपना OST ही बना लिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ।